नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, टेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती एस्टेट का भी पेपर हम लोगों का होगा। उम्मीद है लगभग जनवरी से फरवरी में पेपर हो सकता है। तो एक युद्ध स्तर पर आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखें या प्रारंभ कर दें। हम सभी मनोविज्ञान को पढ़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है 30 नंबर का, लगभग मान के क्या चलिए टेट और सीटेट में भी आता है और लगभग 30 नंबर का ही हम लोगों का एस्टेट में भी मिलेगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान को जो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने बाल विकास देखा, बाल विकास के बाद संज्ञानात्मक विकास देखा, आज नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट को देखेंगे और आगे धीरे धीरे भाषाई विकास है, संवेगात्मक विकास है, इन चीज़ों की चर्चाएं करेंगे, फिर अधिगम की ओर बढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे तो अवश्य ही सफलता हम लोगों को निश्चित ही मिलनी है। तो फिलहाल कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, नैतिक विकास के सिद्धांत का जो जनक है वो कोहलबर्ग को माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो जनक हैं वो जीन पियाजे हैं। हालांकि नैतिक विकास से संबंधित बातें भी सबसे पहले जीन पियाजे ने बताई, लेकिन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। इस वजह से कोहलबर्ग को नैतिक विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगर हम नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो एक शब्द लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि समाज द्वारा निर्धारित रीतियों तथा मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना, है ना। समाज मतलब सबसे पहले हमने आपसे बताया कि शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक, मतलब बाल्यावस्था से बालक में सामाजिकता के गुण आएंगे। तो समाज ने जो भी निर्धारित कर रखे हैं हमारे लिए रीतियां, हमारे लिए नियम, हमारे लिए मूल्य निर्धारित कर रखे हैं, उनका जब हम अनुसरण करेंगे तो वही हमारी नैतिकता कहलाएगा। मतलब जितनी अच्छी सामाजिकता हमारे अंदर होगी उतनी अच्छी नैतिकता हमारे अंदर पाई जाएगी। ठीक है। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है सैमुअल इस्माइल का, चरित्र आदतों का पुंज है। महत्वपूर्ण वाक्य है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाज है वो समाज हमारी आदतों का निर्माण करता है और यही आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। और जितना अच्छा हमारा चरित्र होगा हमारी नैतिकताएं उतनी अच्छी होंगी। ठीक है। तो अगर हम कहें, एक लाइन भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज सामाजिक प्राणी है तो समाज के बनाए गए नियमों का पालन करना ही क्या है, नैतिकता है। अगर हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता से संबंधित बहुत से प्रयोग किए। इन्होंने स्वयं से बहुत सारी कहानियाँ, कपोल कल्पित कहानियाँ इन्होंने बनाई और उन कहानियों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और कहानियाँ प्रस्तुत करने के बाद दुविधा संबंधी कहानियाँ बनाई कि हर कहानी में उस व्यक्ति के पास दुविधा होती थी कि वह क्या करे और क्या ना करे, है ना। और वो कहानियां सुना करके वो कहते थे कि अगर इस व्यक्ति के स्थान पर आप होते तब क्या करते। ठीक है। तो उन कहानियों में एक जो कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है वो हेंज डिलेम्मा है, हेंज की दुविधा जिसे हम कहते हैं, हेंज की दुविधा। काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ इनकी थी, उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें क्या था कि एक हेंज व्यक्ति था, उस हेंज व्यक्ति की इकलौती पत्नी थी, है ना। हाँ, इकलौती पत्नी थी। तो वो काफ़ी बीमार पड़ती है। उस पत्नी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिकित्सालय ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उनकी देखरेख करता है पत्नी की और उस पत्नी के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस लिखता है कि आप इन्हें मेडिकल स्टोर से ले आइए जिससे हम आपकी पत्नी की जान बचा सकें, नहीं तो इनकी जान बचाना काफ़ी मुश्किल है। तो हेंज व्यक्ति कई मेडिकल स्टोर्स में जाता है, वहाँ पर दवाइयों को पूछता है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। एक मेडिकल स्टोर में वो दवाई मिल जाती है।
दवाई सस्ती थी, उसके बाद भी वह मेडिकल स्टोर का वह व्यक्ति किसी भी मानवता का प्रदर्शन, ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन नहीं करता है और दवाइयाँ काफ़ी ऊंचे रेट पर देता है। और हेंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन महंगी दवाइयों को खरीद सके। काफ़ी मशक्क़त करता है हेंज, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाता है। उस स्थिति में क्या करता है कि रात्रि का इंतजार हेंज करता है। रात्रि होती है, मेडिकल स्टोर वाला चला जाता है। हेंज मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर के ताले को तोड़ता है, दवाई चुराता है और चुरा करके डॉक्टर को देता है और डॉक्टर उसकी पत्नी की जान बचा लेते हैं। ठीक है। अब कोहलबर्ग ने ये कहानी सुनाई लोगों को और ये जानने का प्रयास किया कि अगर आप हेंज की जगह होते तब क्या करते, है ना। पहला देखिए, हो सकता है थोड़ा सा चमक आ रही हो, इधर ध्यान दीजिएगा। पहला लिखा है कि शुड नॉट, है ना। कहा कि आप हेंज की जगह होते तो क्या करते, क्या आप दवाइयों की चोरी नहीं करते, ये आपकी पहली दुविधा। दूसरी रखी कि शुड बट एक्सेप्ट, आप चोरी करते, अपनी पत्नी की जान बचाते, लेकिन आप अपने आप को पुलिस को सौंप देते, एक्सेप्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि आपने नैतिकता का प्रदर्शन नहीं किया। समाज में चोरी करना नैतिकता नहीं है ना। आप पुलिस को जो है अपने आप को सौंप देते। तीसरा बताया चोरी करते लेकिन एक्सेप्ट ना करते। क्यों? क्योंकि उस दुकानदार की गलती थी। दुकानदार उस कम रेट की दवा को महंगे रेटों में बेच रहा था क्योंकि उस दवा की शॉर्टेज थी, है ना। दुकानदार को मानवता का प्रदर्शन करना चाहिए था, उसे सस्ते रेटों में दे करके आपकी पत्नी की जान बचानी चाहिए थी, उसने नहीं की, तो आप भी मत करिए। तो शुड नॉट एक्सेप्ट, है ना। ऐसी कहानी हेंज की थी और लोगों को कोहलबर्ग ने सुनाई और कहा कि आप क्या करते। ठीक है। ऐसी बहुत सी कहानियां इन्होंने बताई। इन्होंने एक कहानी ये भी बताई कि एक तालाब है, उस तालाब में 3 पत्थर रखे हुए हैं। इन तालाब में एक में धन रखा हुआ है, एक में आपकी पत्नी रखी हुई है, एक में आपकी प्रेमिका है, आप किसे बचाएंगे, है ना। ये भी एक कहानी इनकी कपोल कल्पित थी, स्वयं से निर्मित थी, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जैसे लोगों ने उन कहानियों को सुना, अपनी नैतिकता के आधार पर जो भी उन्होंने उस कहानी के उत्तर बताए, उस आधार पर कोहलबर्ग ने इस नैतिकता को 3 स्तरों, 3 लेवल में बांटा और हर लेवल में 2-2 स्टेज बताए। तो कुल मिलाकर के 3 स्तर और 6 सोपानों में बांटा। ठीक है। हमारे लिए ये 3 स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहीं कहीं पर आपको 6 की जगह 7 सोपान भी लिखा मिल जाएगा। जो पहले स्तर में कहीं कहीं पर 3 सोपान लिखे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। हमें इन 3 स्तरों को देखना है। तो क्या क्या वो स्तर थे, एक बार उन पर नज़र डालते हैं। तो पहला जो स्तर था वो था पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर। एक सामान्य सा प्रश्न इसमें बनता है कि वो पूछते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर नहीं है। आपको 3 ऑप्शन ये मिलेंगे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। एक ऑप्शन आपको मिलेगा मध्य परंपरागत स्तर। ठीक है। इस परंपरागत स्तर को हम मध्य परंपरागत स्तर नहीं कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य परंपरागत स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का कोई भी स्तर नहीं है। ठीक है। अब चर्चा करते हैं पहले स्तर की, जो पूर्व परंपरागत स्तर है या पूर्व रूढ़िगत स्तर है। सामान्यतया हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि शैशवावस्था में बालक के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिकता नहीं होगी तो नैतिकता भी नहीं होगी। मतलब जो पूर्व परंपरागत स्तर है, लगभग नैतिकता और सामाजिकता का प्रदर्शन बालक बाल्यावस्था से करेगा। तो इसकी जो एज डिफाइन की वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में लगभग हम मान सकते हैं 4 से 10 वर्ष या 3 से 9 वर्ष भी कह सकते हैं। तो लगभग 4 से 10 वर्ष इसकी एज डिफाइन की गई, निर्धारित की गई। और इसकी जो विशेषताएं थी उनमें से जो स्टेज में 2 स्टेज मुख्य बताए गए। एक बताया गया आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा बताया गया अहंकार की अवस्था, है ना। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, बच्चे आज्ञा का पालन करेंगे लेकिन भय से। दंड की अवस्था, है ना, ध्यान रखिएगा। आज्ञा एवं दंड की अवस्था निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस स्तर में आता है? तो हमें टिक मारना होगा पूर्व परंपरागत स्तर।
तो बच्चे हमारी आज्ञा मानेंगे, लेकिन किस कारण कि हम कहीं उन्हें दंडित ना कर दें, है ना। पुरस्कार एवं दंड के लिए मानेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप हमें पोयम सुनाइए, हम आपको चॉकलेट देंगे, है ना। मतलब पुरस्कार के पाने की इच्छा से बच्चा आपको पोयम सुनाएगा, है ना। आप इस सामान को मत तोड़िए। बच्चे ने कोई सामान तोड़ दिया, हमने उसको दंडित किया, अब उसे दंड का मतलब पता है ना। बच्चा अगली बार उस सामान को तोड़ने के लिए उसके मन में भय होगा कि कहीं हमको दंड ना मिल जाए। अहंकार की अवस्था, ईगोसेंट्रिज्म, है ना। हमने आपसे कहा है कि बच्चा, जीन पियाजे, ईगोसेंट्रिज्म, अहंकार होता है बच्चों के अंदर कि जो चीज़ें उनकी हैं वो केवल और केवल उनकी हैं, है ना। जो उनका है वो उनका सबसे अच्छा है, वो उससे अच्छा किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो अहंकार की अवस्था भी इसकी एक स्टेज है। इसमें देखिए एक बिंदु लिखा है कि नैतिकता की वास्तविक समझ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी नैतिकता संबंधी क्रियाएं होती हैं वो पुरस्कार एवं दंड पर आधारित हैं, है ना। वो कोई सामान नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें मार ना पड़े, है ना। वो कविता इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उन्हें चॉकलेट मिलने की आशा है। तो वास्तविकता, नैतिकता की वास्तविक समझ नहीं होती है, पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होती है। और ये देखिए इसमें वही लिखा हुआ है, पुरस्कार एवं दंड पर आधारित ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, अहंकार होता है। इसके बाद अगला जो दूसरा स्तर है वो परंपरागत स्तर है, रूढ़िगत स्तर है। इसमें हम सामान्यतः कहते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं परंपरागत स्तर में होते हैं। इसका जो दो स्टेज हैं, जो सोपान है, पहली है प्रशंसा की अवस्था और दूसरी है सामाजिक सम्मान की अवस्था। ठीक है, बच्चे प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर जो उनको पुरस्कार दे रहे थे, दंड दे रहे थे, अब हम कहेंगे कि अरे वाह मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, अभी देखना ये बर्तन उठा करके किचन में रखाएगा, है ना। अब क्या करते, बच्चे खुश हो गए, उन्होंने आपके द्वारा बताया गया कार्य कर दिया। क्यों? उन्हें प्रशंसा चाहिए। आप शाबाशी देते हो कि अरे वाह हमारा बच्चा तो बड़ा हो रहा, अभी देखना है दवाई झट से खा लेगा, ठीक। या हम ये कहते हैं कि अच्छे खा लो, खूब अच्छे बन जाओ, अच्छा अच्छा खाओ, खूब बड़े हो जाओ। प्रशंसा प्राप्त करने के, बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, है ना, हमारा नाम रोशन करोगे, पुलिस वाले बनोगे। तो वही चीज़ प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सम्मान की अवस्था, मतलब इस अवस्था में बच्चों को भी सम्मान चाहिए, है ना। आप उनका सम्मान किसी दूसरे के सामने अगर आप उन्हें डांट देते हो तो उन्हें झेप महसूस होती है ना। उनके सम्मान को भी हानि होती, क्षति पहुंचती है। दूसरा, अगर हम इसे कहें, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसे गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था भी कहते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल, गुड गर्ल मतलब बच्चा अपने आप को दिखाने के लिए प्रयास करेगा। जो पहली अवस्था थी पूर्व रूढ़िगत स्तर, इसे टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। टिट फॉर टैट की अवस्था, दोनों ध्यान रखिएगा। जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसे टिट फॉर टैट की अवस्था कहते हैं और परंपरागत स्तर को गुड बॉय गुड गर्ल्स की अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे बनते हैं वो सुनिएगा। पहले इधर वाला टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि एक प्रश्न आता है कि एक बच्चा आपके पास आता है रोते हुए, कहता है कि उस फला व्यक्ति ने हमारी कॉपी फाड़ दी। जब उस दूसरे को हम बुलाते हैं तो वो आकर के कहता है कि इन्होंने पहले हमारी कॉपी फाड़ी थी। मतलब इन्होंने पहले हमारी कॉपी फाड़ी थी, मतलब पूछेंगे कि बताइए इस क्रिया में दोनों बच्चे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर में हैं? तो पूर्व रूढ़िगत स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर में है। मतलब बच्चों के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे बच्चे भी आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, है ना। आप बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओगे, आपका रिप्लाई अच्छा होगा बच्चों के लिए, है ना। आप बच्चों के सामने अपशब्द कहोगे, बच्चे भी उन्हीं शब्दों को सीखेंगे और आपको बोलेंगे, है ना।
तो टिट फॉर टैट, बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसा वो करेंगे, ये टिट फॉर टैट की अवस्था है। जैसे को तैसी की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? पूर्व परंपरागत। गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब इसमें प्रश्न बनता है कि एक बच्चा प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करता है, वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में है? तो परंपरागत स्तर में, गुड बॉय गुड गर्ल के स्तर में है। ठीक है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, सामाजिक सम्मान। अगला देखिए लाइन भी लिखी हुई है कि दूसरों को प्रसन्न करना एवं प्रशंसा प्राप्त करने की जो इच्छा है वो परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर में होती है। ठीक है, इसकी जो एज है वो सामान्यतः बताई जाती है 10 से 12 या 13 वर्ष मान लेते हैं कि एक ये अवस्था है, मतलब बाल्यावस्था की एक अंतिम स्टेज, जहाँ पर बाल्यावस्था खत्म हो रही है, वो परंपरागत स्तर की विशेषता है। ठीक है, अगला है उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, ये किशोरावस्था है या किशोरावस्था से बाद की बातें हैं, तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि 13 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो उत्तर परंपरागत स्तर में आएंगे। जितना एज बढ़ती जाएगी उतना सामाजिक विकास होता जाएगा, जितना सामाजिक विकास होता जाएगा उतना नैतिकता भी बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पर नैतिकता का सर्वोच्च स्तर होता है। ठीक है, तो नैतिकता का सर्वोच्च स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, किस स्तर में है? तो उत्तर परंपरागत स्तर में है। यहाँ की जो बातें हैं लिखा हुआ है, 5वीं स्टेज है समाज एवं वैयक्तिक अधिकारों के स्वीकृत नियमों की अवस्था। मतलब बच्चा समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों को स्वीकार कर लेगा, वैसे कार्य करने लगेगा। अब वह दंड या आज्ञा के भय से नहीं करेगा, वो प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करेगा। जो समाज ने नियम बनाए हैं उन चीज़ों पर वह कार्य करना प्रारंभ कर देगा, और वैयक्तिक अधिकारों, जो भी उसके व्यक्तिगत अधिकार हैं, उन नियमों को वह मानने लगेगा। विवेक की अवस्था है ना, जितना अच्छा सामाजिक विकास उतनी अच्छी नैतिकता, और विवेक उतना अच्छा। ठीक है, तो विवेक की अवस्था भी यही है। आगे है समाज के नियमों का पालन। वही चीज़ है कि समाज के जो भी स्वीकृत नियम है उनका पालन करेगा, है ना, और स्वनिर्धारित नियमों का अनुसरण, जो नियम उसके द्वारा बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुसरण भी करेगा। ठीक है, जो समाज में रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, अगर वो गलत होंगे तो उन्हें तोड़ने का प्रयास भी करेगा। मतलब समाज के जो नियम उसे अच्छे नहीं लगते हैं, अगर समाज से उसे सहयोग मिलता है तो वह उन नियमों को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। राजा राम मोहन राय, है ना, नैतिकता का सर्वोच्च स्तर। ठीक है, सती प्रथा का अंत, है ना, पर्दा प्रथा का अंत, हम लोगों ने पढ़ा होगा कई चीज़ों को। ठीक है, एक कुरीति थी हमारे समाज में, उस समाज में उस चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया गया। नैतिकता का अच्छा स्तर था, सामाजिक बुराई थी और कुछ लोगों ने सहयोग किया। अकेले क्या कर सकते थे? नहीं, एक समाज उनके साथ आया कि हाँ ये सती प्रथा अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसे उन्होंने दूर करने के लिए नियम कानून लाने के प्रयास किए और लाए गए, और आज नहीं है, है ना। तो ऐसे नियम जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, अगर सहयोग मिलता है तो उन नियमों को तोड़ करके बालक आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत था, ये उसके 3 स्तर थे। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा, 3 स्तर में तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया, और ये जो 6 स्टेज हैं। ठीक, जो समझ में ना आया हो एक बार फिर से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ज़्यादा समझ बढ़ेगी, और जितना समझ बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें प्रश्न पत्रों को हल करने में सुविधाएं होंगी। ठीक है, जो भी समस्याएं हो आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, कोर्स हम प्रयास करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी दिसंबर तक हम आपको ख़त्म कर दें। ठीक है, एस्टेट है, जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।